हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 1 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और आज आर्टिकल का क्रम प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पहले और मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बाद में, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है, मार्च शुरू हो चुका है, मई 26 को हमारा प्री है, तो हमारा फोकस प्री के लिए ज़्यादा रहेगा। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोजन पावर्ड फेरी पीएम लॉन्च। इसमें हम हाइड्रोजन पावर्ड फेरी की बात करेंगे, फेरी क्या होता है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। प्री एस्पेक्ट कवर करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन क्या होते हैं, इस पर भी बात करी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस। ये द हिंदू में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 शेड्यूल से राज्यसभा इलेक्शन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेंगे। रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये वर्डिक्ट आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है प्री के पर्सपेक्टिव से। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मिस किया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर। इसमें वेस्ट पिकर की एक बहुत दुखदाई स्टोरी से मैं शुरुआत करूँगा। इसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं और फिर मेन्स एस्पेक्ट ज़्यादा है इसमें। ये लास्ट आर्टिकल हमारा रहेगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, आपको ग्रुप मिल जाएगा और नीचे लिंक भी होगी, डायरेक्ट क्लिक करिए और आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द हाइड्रोजन पावर्ड फेरी पीएम लॉन्च्ड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे, फ्यूल सेल के थ्रू किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन के एज अ फ्यूल क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं, सबकी बात की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। दोनों पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल है, लेकिन प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही मैंने इसको शुरुआत में ले लिया। ठीक, क्योंकि अब प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो जो प्री वाली न्यूज़ होगी उसको पहले कवर कर लेंगे, मेंस वाला जो एनालिसिस वाली चीज़ होगी उसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आर्टिकल। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझते हैं। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। ठीक, तो ये जो फेरी है, फेरी होता क्या है ये समझ लेते हैं। बोट है ना, ये एक पैसेंजर बोट है यार। आपने मूवीज़ में देखा होगा, जनरली जो क्रिमिनल भागते हैं या फिर कपल भागते हैं, क्रॉस बॉर्डर करते हैं इंडिया से श्रीलंका, तो एक बोट में बैठ के जाते हैं ना 50-60 लोग एक साथ, बिल्कुल उसी बोट को यहाँ पर फेरी कहा जाता है। ठीक, तो ये पैसेंजर टाइप की बोट है जिसमें 40-50 लोगों को एक कोस्टल एरिया से दूसरे कोस्टल एरिया छोड़ा जाता है, इसको हम फेरी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया का पहला जो है इंडिजिनसली मतलब अपने देश में ही जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहीं पर इसे फुली डेवलप किया गया है। और जो डेवलपमेंट है वो किसका है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होगी वो काय से बन रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। मतलब ये क्या है, ग्रीन फेरी है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो फॉसिल फ्यूल से नहीं लाई जा रही है, ये ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके थ्रू प्रोपल्शन सिस्टम जो है काम कर रहा है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। इसे मैन्युफैक्चर किसने किया, इस वेसल को मैन्युफैक्चर्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और इसे कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, तो वाराणसी के बारे में तो जानते हो, किसका है वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये फेरी को डिप्लॉय किया जा रहा है। कितना कॉस्ट लगभग पड़ा इसका, 18 करोड़ इसका कॉस्ट पड़ा है। ये फेरी को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा बाय CSL कोची शिपयार्ड लिमिटेड, जिन्होंने इसे मैन्युफैक्चर किया है। इसकी जो कॉस्ट है वो किसने उठाई है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मेट 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल की, उन्होंने 75% लगभग कॉस्ट इसकी उठाई है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो है सोलर पैनल भी फिट किए गए हैं 3 किलोवाट के। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्यूल सेल प्रॉपरली काम ना करे तो कुछ तो काम कर जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यार किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा साइंस के बारे में पता है क्या, नहीं तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन आयंस
इससे पॉजिटिव आयंस निकलते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर प्रोड्यूस होता है प्लस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन चलता है, ये एनोड में होता है, ये कैथोड में होता है और इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है NaOH। बचपन में ड्राई सेल वगैरह पढ़े होंगे, बैटरी पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, जो केमिकल है एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। केमिकल एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑब्वियसली ऑक्सीजन से ही कंबशन रिएक्शंस होते हैं और उसी से जलता है, तो ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं और जब भी रिएक्शन होगा तो वाटर निकलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस है। ठीक है, इसमें NaOH एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी पहले भी, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। ठीक, इट इज़ अ क्लीन, रिलायबल एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये क्लीन है। क्लीन कैसे है भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या लग रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं हमारे पास और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर है। वाटर निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट है जो रिलीज ही नहीं हो रहा, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, ना ही NOx हो रहा है, ना ही SOx हो रहा है, तो एकदम क्लीन फ्यूल है। ना कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है तो कार्बन एमिशन भी नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा 100% क्लीन फ्यूल हो गया ये। तो रिलायबल है और एफिशिएंट भी है इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ठीक, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इसमें रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सप्लाई करते जाओ और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहेगी, रिचार्ज नहीं करना। बाकी बैटरीज को देखो तो रिचार्ज करना पड़ता है। इसी जो है प्रिंसिपल पे बाकी बैटरीज भी काम करती है ना, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस फ्यूल डालते जाओ, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करते जाओ, सप्लाई करते जाओ और उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब तक के करोगे तब तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत ही चीपर और मोस्ट अबंडेंट है हमारे। अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें या फिर किसी भी प्लैनेट में जाओ तो हाइड्रोजन तो होता ही है। आप दूसरे प्लैनेट में जाके देखो, मार्स में जाओगे वहाँ भी मिल जाएगा, जुपिटर में देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो हाइड्रोजन बहुत चीपर है और मोस्ट अबंडेंट है, पर इसके साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं। ठीक, क्या इश्यूज़ हैं, हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यार आपको फ्यूल चाहिए ना हाइड्रोजन, तो उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, यही वाला जो रिएक्शन है उसको उल्टा कर दूंगा। 2H2O को आप क्या करो, हीट दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन होगा वो होगा, H2 निकलेगा और O2 निकल जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। H2 यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। कब ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाई गई हो, तभी ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अगर वो कोल से जो है प्रोड्यूस की गई है तो ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा इसको हम ब्राउन हाइड्रोजन बोलेंगे, ये एंटायरली ग्रीन नहीं कहलाएगा। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, नेचुरल गैस का यूज़ कर रहा हूँ CH4 का इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो जो हाइड्रोजन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। ये सब पढ़ लेना यार, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, ये सब हाइड्रोजन के बारे में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। अगर मैं ग्रे हाइड्रोजन से भी कंपेयर करूँ तो 5 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अगर इतना एक्सपेंसिव होगा तो फिर ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत एक्सपेंसिव होगी, और वो सस्टेन करेगी क्या, नहीं कर पाएगी, लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसलिए ये कॉस्ट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, ये कॉस्ट कम कैसे होगी यार, जो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसकी कॉस्ट कम होना चाहिए, तब जाके इसकी कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। हाइड्रोजन का स्टोरेशन और ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होता है। मतलब इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, और जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो कोल से बनाई जा रही है। तो कोल वाली एनर्जी को आप यूज़ करके इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, पूरी प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, और वो बिजली जो कि काय से आई है, कोल से, जिससे कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है। तो कोई बेनिफिट नहीं है, नेगेटिव में चले जाएंगे अपन ग्रीन हाइड्रोजन
एज अ फ्यूल यूज़ करने में, क्योंकि आपको एनर्जी इतनी ज़्यादा लग रही है पॉल्यूशन वाली, इससे अच्छा भाई ये प्रोसेस ही मत करो, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है वो तो नहीं होगा। अननेसेसरली आप एक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो जो कि कोल से बनी हुई है, ताकि आप जो है दूसरा फ्यूल बना सको और वो फ्यूल से फिर आप यूज़ करो। इतनी डबल प्रोसेस क्या करना है, डायरेक्टली कर लो ना इलेक्ट्रिसिटी कोल वाली। समझ में आए? तो ये वाला एक बहुत बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको जो एड्रेस नहीं करेंगे तब तक के लार्ज लेवल पर स्केलिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या है, बेस्ट जीरो एमिशन सॉल्यूशन। नो पॉल्यूटेंट्स रिलीज, ये तो हमने बात कर ली थी, H2O बस रिलीज होता है और कोई पॉल्यूटेंट रिलीज होता ही नहीं है, तो जीरो एमिशन है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, इंजन वगैरह भी बहुत क्वाइटली यूज़ होते हैं, इसमें ऐसा नहीं टक 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 पिस्टन विस्टन की आवाज़ भी नहीं आती, एकदम स्मूथ चलेगी गाड़ी अगर आप एज आ हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को हमें मिल सकता है, एज आ अल्टरनेटिव फ्यूल ये हमें दिख सकता है। ठीक, तो ये सारा क्या था, हाइड्रोजन फ्यूल सा था। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई, बेसिक पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत चांसेस है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए। प्री 2024 के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में थोड़ा जान लेंगे, इलेक्शन कैसे होते हैं ये जान लेंगे, उसके बाद अगर इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए क्या प्रोविजंस हैं इसकी बात करेंगे, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पर अगर क्रॉस वोटिंग होती है, तो क्या जो है स्पीकर MLAs को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इससे रिलेटेड क्या वर्डिक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट होगी उसका नाम याद रखना है, आपको डायरेक्टली नाम भी पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें कवर की जाएगी, मेंस पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे। स्टोरी क्या है, स्टोरी तो यही है यार कि राज्यसभा इलेक्शंस हो रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में, और इस इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग कौन करेगा, ऑब्वियसली कांग्रेस वाले ही करेंगे। गरीब कौन है, कांग्रेस वाले। पैसे लेके कौन कर सकता है ये वोटिंग, कांग्रेस वाले ही कर सकते हैं। किसके फेवर में क्यों होंगे, जिसके पास पैसा बहुत है ना। अब वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो लोग ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं और गरीबों के वोट खरीदे जा रहे हैं। तो बेचारे कुछ MLA जो गरीब थे उनको कुछ आमदनी हो गई इस वोटिंग से। ठीक, तो ये जो क्रॉस वोटिंग हो रही है इससे एक बार फिर से सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठ रहे हैं, कंसर्न रेज हो रहे हैं, डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहे हैं। ठीक, बात करेंगे क्या हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 6 जो है कांग्रेस MLA जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है स्पीकर के द्वारा। ठीक है, तो क्या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब देंगे। राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। इनकी जो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 250। अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 245। इसमें से 233 चुने हुए होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा में लोग जो चुन के आते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, 6 साल। हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी सीट छोड़ देते हैं। 1/3 जो है उनकी सीट खत्म होती जाती है। शुरुआत जब हुई थी तो कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया था, लॉटरी सिस्टम। ठीक है, पहली बार में 2 साल के बाद में 1/3 लोगों की जो सीट थी उन्हें वैकेंट कर दिया गया और नाम लॉटरी से निकाल कर उनको वैकेंट किया गया। ठीक है, तो 1952 में फर्स्ट टाइम जो है ये सारी प्रोसेस की गई थी। इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। डायरेक्ट इलेक्शन काय में होते हैं, लोकसभा में, है ना, लेकिन राज्यसभा में चूंकि अपर हाउस है यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, या इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है और उसकी जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, राज्य की MLAs होते हैं वो चुनते हैं किसको, MPs को राज्यसभा के। कोटा कैसे निकालते हैं कि कितने जो है वोट चाहिए होंगे, प्रेफरेंस वोट, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट +1, और सबका जो है कैलकुलेशन निकालने के बाद +1 किया जाता है। मान लीजिए टोटल MLAs कितने हैं असेंबली में, 200, और 4 लोग चुने जाने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 5 है ना, +1 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया 40 और फिर फाइनली ब्रैकेट के बाद +1, तो 41 आपको प्रेफरेंस वोट चाहिए होंगे। आपको वोट कैसे करेंगे MLAs,
वो सारी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट होंगे वो ही काउंट होते हैं। और जब 41 हो जाएंगे आपके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट तो आप इलेक्टेड कहलाएंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो है कांग्रेस वाले को मिल गए तो उसके जितने 41 वोट होंगे वो तो काउंट हो जाएंगे, बचे हुए जितने वोट उसको मिलेंगे वो दूसरे जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लो कि इसके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में कांग्रेस को 45 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले तो 41 तो काउंट हो गए। 4 जो वोट होंगे उसमें जो सेकंड प्रेफरेंस वाला होगा, मान लो बीजेपी वाला है, ये सारे के सारे वोट किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे? बीजेपी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। समझ में आया क्या? इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट के प्रेफरेंस निकालने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, और जिसको भी 41 वोट मिलते जाएंगे उनका क्या होते जाएगा? इलेक्शन होता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इन लोग क्या क्रॉस वोटिंग करते पकड़ा गए हैं 6 हिमाचल प्रदेश के विधायक। गरीब बहुत हैं बेचारे, 100-500 करोड़ रुपए कमा लिया एक वोट करके, तो क्या दिक्कत है? महंगाई भी तो बहुत बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो रही है जिससे सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल की, होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। 1998 तक के इलेक्शंस होते भी नहीं थे, बस नाम के लिए इलेक्शन होते थे, क्योंकि सबको पता था कि स्ट्रेंथ कितनी है और वो अपने कैंडिडेट खड़ा करते थे, और उस समय तक के, है ना, पैसा इतना चलता भी नहीं था, थोड़ा गरीब देश था। लेकिन 1998 में पहली बार जो है राज्यसभा में इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो हार गया। मतलब कांग्रेस के खिलाफ जो है काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही है और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो पहले इन लोग किया करते थे, अब बीजेपी कर रही है, तो सब बराबर है, कोई अच्छा कोई बुरा हम इसमें कह ही नहीं सकते। जो पावर में आएगा वो एक्सप्लॉइट करेगा, ये नेचर होता है ह्यूमन का। आप भी अगर पावर में रहोगे तो अपने साथ वाले दोस्तों को, भाइयों को एक्सप्लॉइट करोगे ही करोगे। ठीक, तो ये जो है आर्टिकल 80 के हिसाब से हमने यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली। 80 में इलेक्शन प्रोसेस दी हुई है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से एमपीज ऑफ राज्यसभा। ठीक, 1998 में पहली बार क्रॉस वोटिंग हुई थी और अभी तक के चल रही है। जब 98 में क्रॉस वोटिंग हुई थी तो एक अमेंडमेंट लाया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ये जो अमेंडमेंट था 2003 में लाया गया था, इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया था, सेक्शन 59, जिसमें ये कहा गया था कि वोटिंग इन द इलेक्शन टू द राज्यसभा शैल बी थ्रू एन ओपन बैलेट। ओपन बैलेट सिस्टम की शुरुआत कब हुई है? 2003 से हुई है। ओपन बैलेट का मतलब क्या है? क्लोज बैलेट का मतलब क्या है? आप जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में सब क्लोज बैलेट होते हैं। आप अपना वोट प्रेफरेंस किसी को दिखाएंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे। आपको जिसको वोट देना है चुपचाप फुल सीक्रेसी के साथ दो, है ना। ईवीएम में जाके देते हो, चुपचाप दे के आ जाते हो, पता नहीं चलता है। ठीक, तो उसी तरीके से सारे वोटिंग कैसी होती है? क्लोज बैलेट में होती है, सीक्रेसी के साथ होती है। सिर्फ एकमात्र इलेक्शन है इंडिया में जो ओपन बैलेट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। यहाँ जो एमएलएज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको शो करना पड़ता है अपना बैलेट पेपर, ऐसे दिखाते हैं। अथॉराइज जो अथॉरिटी होती है और उनकी पार्टी की, उनको पहले से दिखाएंगे, देखो हम आपको ही वोट कर रहे हैं, और उसके बाद वो फिर बैलेट पेपर को अंदर वोटिंग के अंदर जो भी बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं। सो अगर किसी और को दिखा देता है या फिर अपने ऑथराइज पार्टी के पर्सन को नहीं दिखाता है एमएलए कि उसने किसको वोट डाला है, तो उसका जो वोट होगा वो क्या हो जाएगा? वो खारिज कर दिया जाएगा। उसका जो वोट होगा वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। इंडिपेंडेंट एमएलए होगा तो उसको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार, वो खुद का मालिक है, वो किसको दिखाएगा? उसको जिसको मर्जी होगी वो उसको वोट डालेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो उसको दिखाना पड़ेगा, और इन केस अगर उसने नहीं दिखाया या फिर इन केस उसने जो है कुछ गड़बड़ की तो वो तुरंत वोट खारिज कर दिया जाता है। अब 10 शेड्यूल से इसका क्या कनेक्शन है यार? मान लो क्रॉस वोटिंग कर रहा है, किसी और पार्टी को कर देता है और किसी और पार्टी को करता है तो वो डिफेक्शन में आना चाहिए? ये तो गलत बात है। हमारी पार्टी का आदमी है तो दूसरे को वोट क्यों डाल रहा है? तो डिफेक्शन में आना चाहिए और इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 6 ऐसे मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, जिसको कांग्रेस के डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो क्या 10 शेड्यूल के अंदर ये आते हैं या नहीं आते हैं, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, द इलेक्शन टू राज्यसभा इज नॉट ट्रीटेड एज अ प्रोसीडिंग विद इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रोसीडिंग की तरह राज्यसभा इलेक्शन को ट्रीट नहीं किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए 2017 में क्लैरिफाई किया था कि जो प्रोविजंस हैं 10 शेड्यूल के विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू राज्यसभा इलेक्शन। इसका मतलब 10 शेड्यूल राज्यसभा इलेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसको लिख लो, याद कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है 10 शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और राज्यसभा इलेक्शन में अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो उसके अगेंस्ट में 10 शेड्यूल के अंदर कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होगी कोई व्हिप भी जारी नहीं कर सकती कि तुम्हें सर्टेन वे में ही क्या करना है, वोटिंग डालनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, है ना। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ यार, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ मैं तुम लोगों को। अब बात करते हैं कि कोर्ट की क्या रूलिंग थी। ठीक, जब ओपन बैलेट हुआ तो इसको चैलेंज किया गया 2003 में। आरपीए एक्ट 1951 में चेंजेस किए गए, सेक्शन कौन सा सेक्शन था, 59 था क्या, हाँ सेक्शन 59 के अंदर ये चेंजेस किए गए। ओपन बैलेट सिस्टम आया तो लोगों ने बोला ये तो गलत है भाई, क्लोज्ड होना चाहिए, हमारा वोटिंग प्रेफरेंस हम किसी को दिखाएं क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चेंजेस थे उसको अपहेल्ड किया। कौन से केस में, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस में ये किया गया। अब ये केस का नाम याद रखो यार, आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली इन द न्यूज़ कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, तो आपको फटाक से लिखना है ये ओपन बैलेट सिस्टम फॉर राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें ओपन बैलेट सिस्टम को अपहेल्ड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर सीक्रेसी करप्शन का कारण बन रही है तो उसको ओपन बैलेट करना सही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन सिमिलर कोर्ट की वर्डिक्ट में जो इलेक्टेड एमएलए हैं, अगर वो किसी और पार्टी को क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता अंडर द 10 शेड्यूल। ठीक है, अगर वो अपने पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में कर दे रहे हैं तो भी इनको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, 10 शेड्यूल में उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पार्टी जो है डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, उसको डिफेक्शन में काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली रवि एस नायक एंड संजय बांदेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप है इज़ नॉट synonymous with the only formally resigning from the party to which the member belong। ठीक है, इसका मतलब वॉलंटरली गिविंग अप क्या है, डिफेक्शन का एक ग्राउंड है ना। अगर आप वॉलंटरली अपनी पार्टी को गिव अप कर देते हैं तो वो डिफेक्शन में काउंट होता है और आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन ये सेम नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है यार जेन्युइनली मैं अपनी पार्टी से परेशान हूँ, रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो आपको क्या देखना पड़ेगा उस समय, सर्कमस्टांसेस देखना पड़ेगा, इनसाइड और आउटसाइड क्या चल रहा है और किस लिए वो ये सारी पार्टी को चेंजेस कर रहा है, उसके रीजंस क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। तभी जो है आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तभी इन्फर कर सकते हैं कि वॉलंटरी गिव अप किया है उसने। अदरवाइज जेन्युइन रीज़न के लिए रिज़ाइन करता है तो आप उसको नहीं बोल सकते कि इसने जो है क्या किया है, वॉलेंट्री गिव अप किया है और इसकी सदस्यता खारिज करो। तो रीजंस देखना पड़ेगा, इनसाइड और आउटसाइड दोनों चीज़ों देखकर ही इन्फर किया जा सकता है। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब कांग्रेस के 6 एमएलए तो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा ये केस, जो सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है यार। ये जो कुलदीप नायर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो हमारा रूलिंग था, इसको बदलने का ज़रूरत है, लाना पड़ेगा यार डिफेक्शन के अंदर, डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वरना डेमोक्रेसी बचेगी कैसे। लोग पैसा खा लेते हैं, थोड़े 100-500 करोड़, मतलब थोड़ा नहीं होता है, मानता हूँ बहुत होता है, लेकिन स्टिल यार, है ना, डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो आपको ऐसे डिसीजन करने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन और उसकी प्योरिटी की बात की जा रही है। जब ओपन बैलेट एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर ये जो क्रॉस वोटिंग है उसको रोकने के लिए हमें डिफेक्शंस 10 शेड्यूल के अंदर भी राज्यसभा इलेक्शन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन में कि भाई हम डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है। तो कोर्ट सुमोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी ले सकता है, या फिर जब भी ये 6 एमएलए आएंगे ही सुप्रीम कोर्ट, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये आएंगे बोलेंगे हमें जो खारिज किया है, हमें डिस्क्वालीफाई किया वो बहुत गलत तरीके से किया है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, तब रिव्यू कर सकते हैं ना यार इस प्रोसेस को। और सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू करता है तो फिर हो सकता है कि ये जो वर्डिक्ट हो वो बदल जाए और चेंज हो जाए और राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो 10 शेड्यूल के अंदर आ जाए, ताकि सैंक्टिटी को क्या किया जाए, बचाया जा सके, डेमोक्रेसी को बचाया जा सके। अभी तक के जो प्रोविजंस हैं वो याद रखना है यार, 10 शेड्यूल राज्यसभा इलेक्शन नो कनेक्शन, ये आपको की याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। होपफुली ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा पूरा किस तरीके से होता है और 10 शेड्यूल और राज्यसभा इलेक्शन में क्या जो है कनेक्शन है, किस तरीके के रिलेशन है, सारी चीज़। हमारा लास्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है।
GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इन्हें फेस करना पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या सरकार कर सकती है। इसके अलावा EPR के बारे में बात करेंगे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से EPR बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में भी पूछा जा सकता है, पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2020 में EPR के बारे में क्वेश्चन आया था, अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था। ठीक, एक स्टोरी से शुरू करेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझेंगे। जो स्टोरी है यार वो आप ऐसे में इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, सब्सक्राइब और लाइक तो मारना ही है, आपको कमेंट भी करना ही है। ठीक, 1 मार्च को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे मनाया जाता है। ये 1 मार्च को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेकर इंसिडेंट हुआ था 1992 में कोलंबिया में। मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने जो पिकर्स हैं, इनफॉर्मल पिकर्स, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर ले आए, बोले कि आपको कचरा देंगे, और कुछ 11 जो है इनफॉर्मल पिकर्स को, है ना, जो कचरा उठाने वाले हैं, उनको अंदर लाया गया, उनको मारा गया और उनके शरीर से कई सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पर ये 11 लोगों की हत्या की गई जस्ट बिकॉज इनको रिसर्च करना था और रिसर्च करने के लिए कुछ ऑर्गन्स चाहिए थे। ये तो अलग लेवल पर जो है एथिक्स के अगेंस्ट में जाके इनह्यूमन एक्ट किया गया है। और ये 11 जो लोग हैं इनफॉर्मल पिकर, इनका मैसेकर किया गया था कोलंबिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसी स्टोरी को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं और एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो है 1 मार्च को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे मनाया जाता है। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, ज़्यादातर फॉरगॉटन सेक्शन होता है, और ये वेस्ट वैल्यू चेन इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि ये सरकार से छुपे हुए हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखने मिलता ही होगा, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पीछे बोरा ले लेते हैं और जो भी कचरा मिलता है रोड में उठा लेते हैं। ना सेफ्टी गियर, ना कुछ किसी भी तरह का जो है उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होता है, और कचरा हाथ से उठाते हैं और फेंकते हैं और अपना रख लेते हैं और उसको फिर जाके बेच देते हैं। उसी से उनका दिन भर की कुछ आमदनी हो जाती है। महिलाओं को देखा होगा, महिला भी जो है बहुत ज़्यादा वनरेबल होती है। इनफॉर्मल जो वेस्ट पिकर है उसमें भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज महिलाओं का देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो इकॉनमी में तो है लेकिन इनफॉर्मल है। इनका कोई नामो निशान नहीं है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ILO की डेफिनेशन के हिसाब से इनफॉर्मल सेक्टर इन वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इंडिविजुअल, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस दैट इंटरवीन इन वेस्ट मैनेजमेंट विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, ठीक है, कोई भी आप इंडिविजुअल हो सकते हैं या छोटे छोटे उद्योग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इनफॉर्मल सेक्टर में काउंट किया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। इनका जो प्राइमरी काम क्या होता है? इनका प्राइमरी काम होता है कचरा कलेक्ट करने का और उसे रिसाइकल सेंटर में जाके बेच देने का। वहाँ पर जाते हैं तो इनको पैसा मिल जाता है, इनका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन कई बार जो है हम ये भी देखते हैं कि ये इंट्रोड्यूस भी करते हैं रिसाइकल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो कचरा लेके जाने से ले करके उसे रिसाइकल करवाना और वापस इंट्रोड्यूस करना, तो इनका जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल रोल होता है वेस्ट मैनेजमेंट में। रिसोर्स एफिशिएंसी में कलेक्ट भी करते हैं, सॉर्टिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और कई बार तो इकॉनमी में रीयूज प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को वापस इकॉनमी में री इंट्रोड्यूस भी करते हैं। और उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन झेल रहे हैं, ना रिप्रेजेंटेशन, ना रिकॉग्निशन, ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ना लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में यही हाल है। अगर हम दुनिया की बात करें तो जो अर्बन पॉपुलेशन है ग्लोबली, उसका 0.5 से 2% के आसपास जो वर्कर हैं वो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर वर्कर्स हैं। ग्लोबल की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात करेंगे तो PLFSS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के हिसाब से इंडिया में 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल हैं और वर्क फोर्स में हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किए। और इसमें से 1.5 में हाफ ऑफ द मिलियन जो है क्या है? महिलाएं हैं। आधे, 500,000 क्या है? महिला इनफॉर्मल पिकर है।
ठीक। लगभग दिन में अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल 60 से 90 किलो तक का वेस्ट जो है दिन भर में 8 से 10 घंटा काम करके कलेक्ट करता है, और ये सारा जो वेस्ट है हज़ार्डस वेस्ट होता है, और इसके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होते। ऑब्वियसली हेल्थ ख़राब होगी, रेगुलर वर्क भी नहीं है, इनकम भी कम है, और रेगुलर हरासमेंट भी होता है इन लोगों का। आपने देखे होंगे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, गलती से कुछ चोरी हो जाए तो कुछ लोगों को पीट दिया जाता है, तो हरासमेंट तो हो ही रहा है। उसके अलावा कास्ट हायरार्की भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। जनरली जो लो कास्ट के लोग हैं वही ये सारे काम करते हैं, और उन्हें फोर्स किया जाता है ये सारे काम, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए उनको ये सारे काम करना पड़ता है। तो कास्ट हायरार्की के कारण उनकी पोजीशन और सबऑर्डिनेट होती है और वनरेबल हो जाती है। महिला हैं तो और वनरेबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, बच्चे हैं तो बढ़ती ही बढ़ती जाती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की होना चाहिए। तो इसी आर्टिकल में यही सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं भाई? डर्मेटिकल और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ इनको आते हैं, क्योंकि ये सब जो काम करते हैं सेफ्टी गियर नहीं, हाथ में कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, कच्छू भी नहीं, हाथ में सॉरी ग्लव्स नहीं, मुंह में मास्क नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही जो है पिक कर रहे होते हैं, ना हाथ धो रहे होते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ तो आना है ही। उसके साथ साथ इनके साथ ये भी इशू है कि अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है तो ये जो चेन है ना, जो वैल्यू चेन है वेस्ट मैनेजमेंट की, इससे दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है एक्सपेंसिव मशीनरीज यूज़ करता है, ऑफ़र करता है बढ़िया रेट, है ना, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें उसको ख़रीदने के लिए पैसे अच्छे ऑफ़र करता है। तो जनरली जो हाउस होल्ड है, जो बड़े बड़े कमर्शियल बिजनेसेस हैं, वो डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को ही कचरा दे देते हैं। इसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर को हज़ार्डस वेस्ट पिक करना पड़ता है, उन्हें अच्छा वेस्ट नहीं मिलता, है ना। वो वेस्ट जो प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर रहा है, हैंडल नहीं कर रहा है, उसके कारण फिर जो इनफॉर्मल के लिए बचता है वो हज़ार्डस वेस्ट पिकिंग बचती है। स्कैवेंजिंग फ्रॉम डंप साइट, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है उसको, और वो भी बिना प्रोटेक्टिव गियर के, जिसके कारण हेल्थ रिस्क, सोशल स्टेटस बेकार होता है, इनकम भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल तो उल्टा नुकसान वाला है। ठीक है, इनको इनफॉर्मल है फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। जितने भी छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में EPR की शुरुआत हुई थी ई वेस्ट से। 2011 की रूल्स हैं, उसमें फर्स्ट टाइम EPR की बात की गई थी, और ये 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। EPR होता क्या यार? इसमें प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कचरा उठाने की, म्युनिसिपल वालों की नहीं। मतलब ये क्या बात होती है कि तुम जो है बिस्किट बनाओ, लेस बनाओ, सबको प्लास्टिक में रखो, वो प्लास्टिक जो है वेस्ट हो रही है, लोग तो फेंक दे रहे हैं, लेकिन उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सरकार की, ये तो गलत है। तुम पैसा बना रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी होना चाहिए। तो सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी करी। जो प्रोड्यूस करेगा वही प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट करेगा। जो भी वेस्ट हो रहा है, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के कारण हो रहा है तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट से शुरू हुई, प्लास्टिक मैनेजमेंट में आई, 2016 के जो प्लास्टिक मैनेजमेंट के रूल्स थे उसमें इंक्लूड किया गया, और अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरीके के वेस्ट में जनरली किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है इस प्रोसेस को। जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो जिम्मेदार होगा, वो पे करेगा, वही जो है सारा का सारा कलेक्शन करेगा। ठीक है, इसके थ्रू हम जो कमर्शियल वेस्ट प्रोड्यूसर हैं उनको अकाउंटेबल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बढ़िया लग रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। इससे जो वेस्ट पिकर्स होंगे इनफॉर्मल सेक्टर में, उनको भी क्या किया जाएगा, फॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा अभी तक के देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो EPR है वो इनफॉर्मल सेक्टर से दूर लेके जा रहे हैं वेस्ट को, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर और एलिनेट हो रहा है, क्योंकि अब डायरेक्टली बड़े जो है हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस इन्वॉल्व हो गए हैं वेस्ट उसमें, और इन्फॉर्मल सेक्टर के लिए फिर वही हज़ार्डस वेस्ट बच रहा है, जैसे प्राइवेट सेक्टर आया है उसके बाद से। और जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं वो लार्ज स्केल में क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक, EPR की गाइडलाइंस में इंक्लूड किए गए बहुत सारे स्टेक होल्डर, CPCB है, प्रोड्यूसर है, ब्रांड ओनर है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटी है, और ऑफकोर्स सिटीजन देमसेल्व्स है। ये सारे स्टेक होल्डर इंक्लूड हैं, लेकिन इसमें इनफॉर्मल वेस्ट पिकर को लेकर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कही है, ना ही इंडिविजुअल वेस्ट पिकर को इंक्लूड किया है, ना ही इनके कोई एसोसिएशन को इंक्लूड किया गया है। हालांकि 2016 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें वेस्ट पिकर्स को इंक्लूड किया गया है इनकी गाइडलाइन में, और उनके लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें, है ना, प्रोटेक्टिव गियर करना, ये सारी चीज़ें के प्रावधान भी हैं काय में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। लेकिन प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ों में अभी भी इंक्लूड नहीं किया है, ई वेस्ट में नहीं किया, हज़ार्डस वेस्ट में
नहीं किया है, तो ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। EPR गाइडलाइंस 2022 की बात करोगे तो उसमें भी इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स को वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग में इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या करने की ज़रूरत है यार, ऑब्वियसली इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है, इन्हें रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, इन्हें इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में लाने की ज़रूरत है। जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा दो, उनको लोन दो, ताकि वो भी मशीन खरीदें, प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या कर सकें, वो पार्टिसिपेट कर सकें और कम्पीट भी कर सकें। और जो भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड करने का भी सरकार काम कर सकती है, स्कीम्स भी चलाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें इंडिया को करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वेस्ट पिकर्स हैं, है ना, जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर हैं, उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े ही ज़्यादा वनरेबल कम्युनिटी है और बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ रिस्क है, हेल्थ रिस्क है, सोशल सिक्योरिटी रिस्क है, तो सरकार इन पे फोकस करे। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। EPR में ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, इनफॉर्मल वेस्ट पिकर को लेकर के कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइंस नहीं दी गई है ना, एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो प्री के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ऐसा कुछ जो नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।